हेलो फेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम गेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम टी एम शुभम है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। गेट का एग्ज़ाम फरवरी में है, सो डेफिनेटली आप सब लोग खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है आजकल एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए। लुकिंग इनटू द कंडीशंस ऑफ द टाइप ऑफ कंपटीशन वी आर फेसिंग, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा स्मार्टली ऑपरेट करें और थोड़ा प्लान करके चलें। अभी कैसे करें तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होता है प्रीवियस पेपर्स। आप लोग को रिवीजन प्रीवियस पेपर्स के थ्रू करना चाहिए। अब प्रीवियस पेपर्स को भी कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता ये है कि गेट में हमें कई सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, सो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ 12-13 सब्जेक्ट होते हैं, प्लस मैथ्स होता है, प्लस एप्टी होता है, एप्टीट्यूड। सो ये मिला के कुछ 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब 15 सब्जेक्ट, अब एक बच्चा सोचेगा कि मैं तो 15 सब्जेक्ट अच्छे से करूँगा, बट ये तरीका और ये प्लानिंग गलत है। हमको कभी भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले आई होप आपको ये पता होगा कि गेट का पेपर जो है कमेटी सेट करती है। वो कमेटी के मेंबर्स होते हैं सातों के जो पुराने आईआईटीज हैं, सातों के सातों वो मेंबर होते हैं। और इस कमेटी को हर बार कोई एक आईआईटी हेड करता है। कभी आईआईटी कानपुर करेगा, कभी मद्रास करेगा, कभी बॉम्बे करेगा। तो अच्छा, ये रोटेशन बेसिस पे है, मतलब हर 6 या 7 साल में वो सर्कुलेशन बेसिस पे चलता है। तो आईआईटी मद्रास अगर इस साल अगर हेड कर रहा है कमेटी को, तो इस बात के अच्छे चांसेस है कि 6 साल बाद भी आईआईटी मद्रास ही करेगा। और एनीवे अगर आप गूगल पे डालें तो 2005 में किसने किया था, 2010 में किसने किया था, 2012 में किसने किया था, ये सब डिटेल आपको मिल जाती है। तो आप लोग को करना ये है, शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए 2000 किस आईआईटी ने किस साल में कमेटी को हेड किया है और उस साल किन सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, यू विल फाइंड सम कनेक्टिविटी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं अपना बताऊं तो आईआईटी गुवाहाटी जब भी पेपर सेट करता है तो उसमें आपको कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। जबकि वही अगर हम कानपुर या खड़गपुर की तरफ जाएं तो वो पावर सिस्टम, मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बॉम्बे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करते हैं। आईआईएससी बैंगलोर और मद्रास ये ओवरऑल पेपर बैलेंस रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 25 मार्क एक ही सब्जेक्ट से आ गए। वैसे ये ट्रेंड पहले चलता था, अभी कुछ हद तक कम हुआ है, बट स्टिल सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस हर आईआईटीज के होते हैं। तो आपको वो सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व करना चाहिए, वो प्रीवियस पेपर्स के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है फ्रेंड्स कि आप लोग पहले तो प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करें। उसमें कोई पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या, उसको देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कोई पैटर्न आपको मिल रहा है क्या। नंबर 1। नंबर 2, 15 स्टेप हर स्ट्रीम में ये होता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, सभी स्ट्रीम्स में ऐसा होता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 1 या 2 सवाल ही आते हैं। जैसे अगर मैं अपने स्ट्रीम की बात करूं तो ज़्यादातर पेपर्स में माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, बहुत ही कम, 1 या 2 सवाल आते हैं। और इफ़ आई कैन नेम मोर सब्जेक्ट्स तो ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, आई थिंक दिस वन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें सब्जेक्ट्स ये मैंने आपको ऑर्डर में बताया है। सबसे कम सवाल माइक्रो प्रोसेसर से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल के पेपर में, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं उससे ज़्यादा सवाल ईएमटी से पूछे जाते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जिसमें से क्वेश्चन 1 या 2 या 3 सवाल आते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं 80% कोर्स हमें वो पहले बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से कि इसमें अगर सवाल आया तो आपसे होना चाहिए, राइट। सो पहले इस 80% सिलेबस को आप एक तरफ कर दीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। देन फिर ये जो 3 सब्जेक्ट बचे इन पे आइए और इनके बारे में करिए। अच्छा, इन सबसे पहले एक और चीज़, आप लोग को पता है एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स का सवाल आता है।
25 मार्क्स इज ह्यूज नंबर। सिर्फ अगर वही आपने कर लिया और 5 या 10 नंबर अगर आप इंजीनियरिंग से ले आए तो ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, विच इज़ वेरी इजी। सो आपको अपने रिवीजन की शुरुआत एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से करना चाहिए, फिर आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर आना चाहिए। और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में भी ये प्रीवियस पेपर्स के बेसिस पे आपको ये देखना चाहिए कि 80% पोर्शन किन सब्जेक्ट्स में कवर हो जा रहा है और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादातर कुछ वेरिएशन चलते हैं, कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर से भी 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, बट स्ट्रीम वाइज ये चेंज होता है ऑब्वियसली। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो वहाँ माइक्रो प्रोसेसर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ओके, कोर सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने स्ट्रीम का एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। सो कभी भी इस तरह से आप चलें, शुरुआत मैथ्स और एप्टीट्यूड से करें, उसके लिए अच्छे से सॉल्व करें। जनरली एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल अच्छी बताते हैं और सफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल्स को रेफर ना कीजिए। मेरी एक सलाह आपको ये रहेगी, जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने भी पढ़ाया है उन बच्चों को, कोचिंग में नहीं बट मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो वो कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते थे तो उनके मटेरियल आई हैव गॉन थ्रू। सो उसके सॉल्यूशंस गलत होते हैं फ्रेंड्स। कई सब्जेक्ट्स मैंने देखे, सिंपल नेटवर्क एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जिसके सोल्यूशन गलत दिए हुए हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा उन पर रिलाई ना करें, ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, ओके। आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं बट वो लॉजिकली आपके समझ में आना चाहिए ऑब्वियसली। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मान के चलिए वो गलत हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हर कोई गलत हो सकता है, हम सब इंसान हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और तो रिवीजन आपको इसी तरीके से करना है, आप पहले प्रीवियस पेपर्स पे जाइए, आप उसके बाद सबसे पहले तो मैथ्स और एप्टीट्यूड को पकड़िए, उसको अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आइए, 80% पोर्शन एक तरफ कर दीजिए और 20% पोर्शन उसके बाद कीजिए। और थोड़ा अपने इंट्यूटिव पावर पर भरोसा रखना चाहिए कि वो काम करेगा ही करेगा, राइट। सो आई थिंक फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो गेट में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे और रैंक भी अच्छी आएगी आपकी। साथ ही साथ ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो गई, लेकिन उसके बाद आपको काउंसलिंग में भी बैठना होता है। तो अगर आप एमटेक बहुत सीरियसली करने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए दोनों बातें होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो PSUs में नौकरी के हिसाब से करते हैं तैयारी, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एमटेक के लिए IIT से एमटेक करेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे, उसके बारे में भी सोचते हैं। तो देखिए रिसर्च के लिए आपको एक एरिया सेट करना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद जब एग्ज़ाम आपकी हो जाए तो स्कोर तो खैर जब आना होगा तब आएगा, अगला स्टेप आपका होता है कि आपको कुछ रिसर्च एरियाज पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि भाई मेरे फील्ड में ये वाले एरिया को, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में मशीन्स, ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एक सब्जेक्ट होता है, पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है, कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब्जेक्ट होता है। फिर आपको स्पेशलाइज फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे IoT हो गया, या फिर पावर ट्रेन इंजीनियरिंग हो गई, और पावर इंजीनियरिंग भी होती है, ऐसे कई सारे होते हैं, यू नो। सो अलग अलग होते हैं। सो you should choose one research problem as well. It is very important to pursue your MTech. जनरली होता ये है कि बच्चे पहला साल निकाल देते, दूसरे साल सोचना चालू करते हैं, 2 साल का होता है MTech, कि हमें किस रिसर्च एरिया में काम करना है, वो आप पहले से ही करके चलें। तो ये आपके लिए नेक्स्ट ईयर जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, थीसिस लिखेंगे, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा। और देखिए गेट सिर्फ इस माइंडसेट के साथ ना दीजिए कि हमें PSU में नौकरी चाहिए, ये गलत है। PSU में नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप MTech बहुत अच्छे से IIT NIT इररिस्पेक्टिव, आई एम टेलिंग स्पेसिफिकली इररिस्पेक्टिव, IIT से करें या NIT से करें, लेकिन कोई अच्छे एरिया में कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया तो आगे आपको बहुत अच्छा जंप आपके करियर में मिल जाता है, डेफिनेटली मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का कुछ ध्यान रखिए। आज का वीडियो मैंने गेट में के लिए ही डेडिकेट किया था, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम आने वाला है और फिर अगर उसके काउंसलिंग भी होगी तो उसमें आपको कभी ब्रांच चूज़ करना होगा, विंडो की ब्रांच, तो ब्रांच चूज़ करने के लिए भी आपको वो रिसर्च एरिया आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि MTech एंड PhD इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, राइट। इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री, वहाँ पे आपको एक रिसर्च भी करना होता है, करना चाहिए अच्छे से, एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।